हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। 6 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर लेके हाजिर हूं आपके समक्ष। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है प्यारे बच्चों आज का। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। काफी सारे क्वेश्चन हैं जो आपको आपके आने वाले पेपर में काम आएंगे। स्टार आईक्यू चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आप अगर मुझसे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करिएगा, मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे सभी क्लासेस फ्री में देखना चाहते हो तो आप लोग मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इसे यूज कीजिएगा। रात को 9:30 बजे जो है हर रोज लाइव क्लास होती है अनअकैडमी पे। बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एसएससी और रेलवे एस्पिरेंट के लिए। लास्ट टाइम आपसे एक सवाल किया था मैंने, उसका सही जवाब क्या था कि एयरटेल ने नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए हरियाणा में अतिरिक्त कितने मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लागू किया है। ये क्वेश्चन भी मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ाया था तब कहा था कि ये सिविल सर्विस के एग्जाम की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस अगर आप यूपीएससी या सिविल सर्विस एग्जाम देखते हो तो वहां पे ऐसे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड या ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, मतलब याद रखना आप लोग अगर आपका एससीएस का एग्जाम है तो। 20 मेगाहर्ट्ज इसका बिल्कुल ठीक आंसर था आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। इस पे मैं एक डिटेल से सेपरेट वीडियो भी बना के दूंगा आपको। यहां तो ब्रीफली आपको समझा देता हूं, एक छोटा सा सेपरेट वीडियो और बना दूंगा 5 से 7 मिनट का, जिसमें आप लोगों को कुछ मोटे मोटे बुलेट्स पॉइंट जो हैं वो समझ में आ जाएं या याद रखने के लिए आसानी हो जाए। हाल ही में नीति आयोग द्वारा सतत विकास की रैंकिंग जो है वो जारी की गई है। हरियाणा समेत कितने राज्यों ने सबसे ज्यादा इसमें सुधार किया है। अभी नीति आयोग ने जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रैंकिंग जारी की है। इसमें हरियाणा समेत 3 ऐसे राज्य हैं जिसने सबसे ज्यादा सुधार किया है। 3 राज्यों के बारे में बात करूं तो 1 नंबर पे है मिजोरम, 2 नंबर पे है हरियाणा और 3 नंबर पे है उत्तराखंड। इन्होंने अपने अंदर जो है वो सुधार किया है, बहुत ज्यादा सुधार किया है। ये रैंकिंग जो है वो कब जारी हुई है, 3 जून को जारी हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग द्वारा इसे 2020-21 के लिए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत जो है इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसका टाइटल भी बता देता हूं क्या था। एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन, ये टाइटल था। आपको ये याद रखना है रिपोर्ट का टाइटल क्या था, क्योंकि आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी ऐसी चीजें आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। ये क्या होती है रैंकिंग, इसके बारे में सारी बातें आपको मैं डिटेल से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप एक बात और याद रखिएगा, इस रैंकिंग में टॉप पे रहा है केरला 75 नंबर के साथ में, और इस रैंकिंग में बॉटम पे रहा है बिहार 52 नंबरों के साथ में। ठीक है, 52 रैंकिंग के साथ में। अच्छा, अगली बात ये है आपको जो इंपॉर्टेंट इसमें याद रखनी है कि केंद्र शासित प्रदेश जो है उनमें नंबर 1 पे हरियाणा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ ही रही है। ठीक है, जिसके स्कोर काफी अच्छा है आप कहिएगा। उसके बाद में दिल्ली है, उसके बाद में पुडुचेरी है, और सबसे खराब दादरा नगर हवेली और दमन दीव, जो कि एक साथ मर्ज कर दिए गए थे ये अभी रिसेंटली 2019 में, इनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब रही है। अगली इंपॉर्टेंट, पूरे भारत का रैंकिंग अगर आप देखते हो तो 2019 के अंदर जो है ना वो आपका 60 था, अब 66 हो चुका है। मतलब 6 पॉइंट जो है वो इंप्रूव हुए हैं इस रैंकिंग के अंदर। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो है क्या नहीं है, इसका मैं डिटेल से आपको एक सेपरेट वीडियो में समझाऊंगा। आप फिलहाल इतना याद रखिएगा कि 2019 में हरियाणा की रैंकिंग थी 57, और अब बढ़ के कितनी हो गई है 67, यानी कि 10 पॉइंट जो है हम लोग आगे चले गए हैं। सुधारों में 10 नंबर के साथ हमने गेन किया है, और हम लोग पूरे भारत में 14वें नंबर पे रहे हैं, जिसमें नंबर 1 पे केरला है, 14th नंबर पे हरियाणा है, और सबसे लास्ट आपको बिहार मैंने बता दिया है। नीति आयोग के बारे में भी आप इस लेक्चर में जान लीजिएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। उससे पहले योजना आयोग थी, योजना आयोग की जगह ले ली है। योजना आयोग 1950 से चल ही रहा था। टोटल पंचवर्षीय योजनाएं 2012 से 2017 वाली ही योजना चली थी, 12 पंचवर्षीय योजना ही चली थी। नीति आयोग को आप लोग भारत में जो है वो थिंक टैंक का नाम भी पुकारा करते हैं। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है, और सीईओ का नाम अमिताभ कांत है।
इतनी बात आप समझ लेना। इसके बाद एक सेपरेट वीडियो आएगा, उसको जरूर देखना अगर आप एचसीएस के एस्पिरेंट हैं तो। नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एचएसएससी वगैरह है, जितने भी एग्जाम है वनडे, उनके लिए इतनी जानकारी काफी है। कोई अगर एचसीएस का एस्पिरेंट है उसके लिए एक सेपरेट वीडियो होगा, वो आपको आज ही इस वीडियो के थोड़ी देर बाद ही मिल जाएगा, उसे आप देखना बिल्कुल। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय कंपनी फार्मा रेगुलेटरी सर्विस लिमिटेड हरियाणा सरकार को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की कितनी खुराक देने को तैयार हो गई है। अब आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन जो है ना, इसने सबसे पहले उम्मीद जताई थी। किस प्रकार की उम्मीद जताई थी कि हमने वैक्सीन बना दी है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, डेली आप करंट अफेयर या न्यूज से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है, तो आपको ये बात जरूर याद होगी कि इस वैक्सीन ने रूस की सबसे पहले ये वैक्सीन आई थी हमारे आगे, और इस वैक्सीन का सबसे पहले यूं कहिएगा एक नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे आगे आया था। अभी थोड़े दिन पहले रूसी वैक्सीन या स्पुतनिक वी लाइट भी लॉन्च की गई है, जो सिंगल डोज, मतलब बार बार से 2-3 डोज लगाने की जरूरत नहीं है, एक डोज ही काफी रहेगा इसका। अभी इसी वैक्सीन को अंतरराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है फार्मा रेगुलेटरी सर्विस, इन्होंने जो है हरियाणा सरकार को 6 करोड़ यानी कि 60 मिलियन डोज जो है वो देने को तैयार हुई है, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक रहने वाला है हमारा। अब आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, इसी स्पुतनिक वैक्सीन को जो है ना, एक देश है जिसका नाम है माल्टा, ठीक है ना, माल्टा, ये माल्टा उपलब्ध करवाने वाला है हरियाणा में जो है ना, कोरोना को बचाव करने के लिए। ये माल्टा 18 से 44 आयु वर्ग के लिए जो है ये स्पुतनिक वी वैक्सीन को हरियाणा को उपलब्ध करवाएगा। ये एक तो कंपनी मैंने बता दी आपको, कौन सी कंपनी, अंतरराष्ट्रीय कंपनी फार्मा रेगुलेटरी सर्विस, और एक माल्टा देश भी हरियाणा को 1 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन की सप्लाई करेगा। फार्मा कंपनी तो 60 मिलियन और ये 1 करोड़। अच्छा, एक बात बता देता हूं आपको मैं, ये वैक्सीन की कीमत वैसे 1150 रुपए के आसपास है, लेकिन हरियाणा क्या है, 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग को जो है ना फ्री में लगाएगी। तो मतलब हरियाणा को इस पे खर्चा भी पड़ेगा। अभी बताता हूं मैं कितना खर्चा आएगा। हरियाणा को तकरीबन इस पे 800 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। एक डोज की कीमत 1120 से 1150 रुपए के बीच में आंकी गई है, ठीक है ना। इस हिसाब से हरियाणा को 800 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। कोई बात नहीं, आए तो आए। इसे कौन भेज रहा है? माल्टा के चगमलेया इंस्टीट्यूट एंड रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड द्वारा इस वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है, और माल्टा हमारे पास भेज ही रहा है इसे। ये बात इंपॉर्टेंट हुई आपके लिए। अच्छा, कोरोना वैक्सीन की कमी तो है ही है, पर उसकी वजह से अब राहत की खबर आपको दिख ही रही है कि स्पुतनिक का एक हिस्सा, यूं कहिएगा, आपका एक ही डोज देना काफी हो जाएगा। हरियाणा में मिलेगी, हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है ना, इनको मिलेगी, ठीक है ना। और इनको गमलेया इंस्टीट्यूट एंड रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड की निर्मित स्पुतनिक वी वैक्सीन की 6 करोड़ खुराक मिलेगी, ये फार्मा कंपनी द्वारा। और वो आपकी, मैंने आप अलग अलग ध्यान देना इनको, ठीक है ना, माल्टा 1 करोड़ और फार्मा कंपनी 6 करोड़, ओवरऑल आप लोगों को 7 करोड़ वैक्सीन मिल जाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलो जी, अभी एक बात और बता देता हूं, हरियाणा सरकार ने एक वैश्विक निविदा भी जारी की थी वैक्सीन कम होने की वजह से। हरियाणा सरकार की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा था। 1 करोड़ कोरोना रोधी टीका उपलब्ध करवाने के लिए वैश्विक निविदा जो है जारी की थी। इसमें हरियाणा सरकार दोबारा से निविदा जारी करने की तैयारी में। ये निविदा का मतलब होता है मांग करना, कि हम दे दो और हम बहुत ज्यादा यूं कहिएगा लोअर कंडीशन में है, हमें वैक्सीन चाहिए और इमरजेंसी कंडीशन में चाहिए, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई थी और हरियाणा को ये नहीं मिली थी। माल्टा का मैंने जिक्र किया था, आपको मैप में जो है ये माल्टा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। माल्टा एक यूरोपीय महाद्वीप में एक छोटा सा विकसित सा द्वीप है, बहुत डेवलप्ड है ये। इसकी राजधानी आपको मैं बता देता हूँ, इसकी राजधानी ये है, ठीक है, वेल्ता इसकी राजधानी है। इसकी मुख्य राजभाषा माल्टाई या अंग्रेजी है। माल्टा की अर्थव्यवस्था जो है ना, एक टाइप से इंडस्ट्रीज पे ही डिपेंड करती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ना, उन्होंने इस द्वीप को एक बहुत ही ज्यादा मतलब ग्रो करने वाला द्वीप बताया है, ठीक है। और ये 2008 को यूरो को औपचारिक रूप से अपना लिया था इसने। ये यूरोजन को अपनाने वाला भी एक द्वीप है, तो काफी महत्वपूर्ण है। विकसित देशों में इसकी गिनती होती है, विकसित द्वीपों में इसकी गिनती होती है। काफी ग्रो किया हुआ है ये, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा कि पशुओं से मनुष्यों में होने वाले कोरोना के इलाज के लिए एंटीवायरल ड्रग तैयार करने के लिए हिसार हिसार का एनआरसीई समेत 4 संस्थानों को आईसीएआर ने कितने करोड़ का प्रोजेक्ट दिया है। वाकई एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, काफी डिटेल है इस क्वेश्चन का भी, काफी सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने होंगे। चलिए सुनते हैं और सीखते हैं इसके बारे में।
पहला तो सबसे बड़ा टास्क आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मतलब घोड़ों के अंदर जो बहुत सारी जो है ना बीमारी है, जैसे घोड़ों के अंदर इक्वाइन होती है, भैंस और गाय में बोबावाइन होती है, या मुर्गियों में जो है इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस होती है, सूरों में भी बहुत सारे वायरस के या विषाणु के लक्षण पाए जा सकते हैं। और इन सभी को आप लोग ह्यूमन से जुड़े रख सकते हो, या यूं कहिएगा ये सारी ट्रांसफर होने वाली है इन जीवों से हमारे अंदर। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि इन सभी का इलाज करने के लिए पहले से रिसर्च तो करना पड़ेगा। रिसर्च करने के लिए जो है ना, कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं? इंस्टीट्यूट हैं चार। अब कौन कौन से चार हैं टोटल, ये आपको मैं बताता हूं, पर चार के लिए कितना बजट पास हुआ है आईसीएआर द्वारा? 3.06 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। अब ये चार इंस्टीट्यूट आपको बताता हूं। एक तो हो गया हिसार का, एक है आपका इज्जत नगर का, एक है भोपाल का, और एक है बेंगलुरु का। इन सभी के बारे में आपको मैं विस्तार से बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले इज्जत नगर का इंस्टीट्यूट है IVRI, यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इज्जत नगर यूपी बरेली में पड़ता है भाई, और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में, और इसके डायरेक्टर का नाम बीपी मिश्रा है। ये इंस्टीट्यूट भी ICAR द्वारा ही संचालित है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना 1929 में हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। दूसरा दूसरा भी आईसीएआर ही चलाता है। ये है NIHSAD, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त साल 2014 को, इसकी स्थापना हुई थी। ये पड़ता कहां पे है? ये पड़ता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर पड़ता है। आईसीएआर इसको भी संचालित करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज को। तीसरा पड़ता है आईसीआर के अंडर चलने वाला बेंगलुरु का। बेंगलुरु के इस इंस्टीट्यूट का नाम आपका क्या है? इसका नाम है भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एंड आपका क्या है? एपिडेमाइयोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स। ये बेंगलुरु के अंदर पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी साल 2019 को हुई थी। वेटनरी साइंस को बहुत अच्छे से तरीके से जो है डिटेल से उनकी स्टडी करना, उनकी डिजीज को जो है अच्छे से स्टडी करना, डिजीज के बारे में पता लगाना, कौन सी डिजीज कहां पे फैल रही है, कैसे उसे रोका जा सकता है, इनके बारे में पता लगाना, इसके लिए ही जो है ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया था। यहाँ के वैज्ञानिकों ने एक साथ मिलकर पशु और मनुष्यों में होने वाले कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक हर्बल दवाई तैयार करेंगे ये मिलके। ये दवाई पौधों की मदद से जो है वो तैयार की जाएगी। चौथा आपको पता ही है हिसार का तो जो घोड़ों का अनुसंधान केंद्र है, इसकी स्थापना हुई थी कब भाई? 7 जनवरी 1986 को इसकी स्थापना हुई थी, तो हिसार में पड़ता है। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में, ठीक है। तो इतनी बात को आप लोगों को याद रखना है। और क्यों ऐसा हो रहा है सर? क्या पशुओं से कोरोना वायरस हमारे अंदर या हमारे अंदर से पशुओं में जा सकता है? तो टाइम पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, टाइगर और जंगली पशुओं में कोरोना वायरस के कुछ सिम्टम्स देखे गए थे। इस करके पालतू पशुओं में ना आ जाए, इस वर्क करके ही जो है ना ये अभी रिसर्च किया जाएगा। भारत में अधिकतर मामले जो है ना वर्तमान में B1.617 में ही पाए गए हैं, और इस स्ट्रेन को जो है अब WHO ने डेल्टा का नाम रखा है इसका, जो कि काफी ज्यादा संक्रमक है। डेल्टा स्ट्रीम जो है ना, डेल्टा स्ट्रीम समझिएगा, जो पशुओं और इंसानों में दोनों में खतरनाक तरीके से फैल रही है। तो इस स्ट्रेन को रोकने के लिए पौधों द्वारा हर्बल दवाई तैयार की जाएगी इन चार संस्थानों के द्वारा। हरियाणा यूपी बॉर्डर पर विवादों को निपटाने के लिए सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर की बैठक आयोजित करेंगे। और ये विवाद कितने जिलों का है आपको बता देता हूं। हरियाणा के जिलों के डीसी के साथ सर्वे ऑफ इंडिया के अफसर जो है बैठक करने वाले हैं। यूपी और हरियाणा की बॉर्डर लगती है वैसे तो 6 जिलों के साथ, लेकिन ये विवाद है प्यारे बच्चों 5 जिलों का। 5 जिलों में कौन कौन से जिले हैं? एक तो यमुनानगर है, एक करनाल है, एक पानीपत है, एक सोनीपत है, एक फरीदाबाद है। पलवल की भी सीमा लगती है, लेकिन पलवल का विवाद है नहीं ये। अब आप कहोगे सर पहले तो ये बताओ ये विवाद मेनली है किस चीज का? देखो सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना इसमें वो ये है कि करनाल, पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर इन जिलों की सबसे बड़ी दिक्कत है, यहां आपस में किसानों के बीच में फायरिंग भी हो चुकी है। करते क्या है, हरियाणा की फसल काट के यूपी वाले ले जाते हैं, एक विवाद ये है। दूसरा विवाद क्या है भाई? दूसरा विवाद है कि यहाँ का जो भी आपका मतलब फसलों के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मान लेते हैं कि आपका ट्रैक्टर है, आपके ट्रैक्टर के उपकरण है, वो चुरा के ले जाते हैं। तो ये भी एक है, मतलब यूं समझिएगा देशों का विवाद तो सीमाओं का चलता ही चलता है। तो पॉइंट अलग ही हो गया, चीन भारत का चल रहा है, फिलिस्तीन इसराइल वगैरह कहाँ चल रहा है, लेकिन यहाँ भी विवाद चल रहा है यूपी हरियाणा का भी।
फायरिंग तक होती है, मतलब जैसे भारत पाकिस्तान की ऐसे फायरिंग तक हो चुकी है। और ये बटे चोर हैं, ये हमारी फसल रातों रात काट के ले जाते हैं, पकी हुई फसल को गायब कर देते हैं, नरमा चुग के ले जाते हैं। ये बड़ा दिक्कत वाला काम है। इसलिए क्या किया जाए, अधिकारियों के बीच में कई दौर की बैठक ऑलरेडी चल चुकी है। इसके लिए ना बॉर्डर पे लाइन खींचने का निर्णय लिया गया है। इस बॉर्डर लाइन पे पिलर लगाए जाएंगे, ऐसे सीमेंट के पिलर लगाए जाएंगे, और ये पिलर लगाने का आधा खर्चा हरियाणा और आधा खर्चा यूपी जो है वहन करेगा। बॉर्डर पिलर का डिजाइन भी ऑलरेडी जो है तैयार किया जा चुका है कि कहां कहां पे जो है पिलर लगाए जाए। और ऐसे विवाद हरियाणा यूपी के अलावा और जगह भी, जैसे हरियाणा पंजाब का भी थोड़ा थोड़ा विवाद चल रहा है, उतना ज्यादा नहीं है ये। तो उसको भी आप लोगों को कभी अगर सामने आएगा या ऐसा कुछ बैठक वगैरह हुई तो आपको मैं जरूर बताऊंगा। अभी वैसे मैं बता देता हूँ, एक बलटाना एक जगह है पंचकुला सेक्टर 19, वहां से ही लगा हुआ है। तो वहां का एक थोड़ा थोड़ा विवाद है ही अभी के लिए तो। चलो जी, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है। क्या सवाल है, आप मुझे ये बताइएगा कि यूपी के कौन कौन से जिले हरियाणा से लगते हैं। हरियाणा के जिले तो मैंने यूपी के साथ लगते बता दिए, यूपी के कौन कौन से जिले हरियाणा से लगते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हरियाणा को जो है केंद्र सरकार ने 1309 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। डी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। 2020-21 में ये था 1139.78 करोड़ रुपए का आंकड़ा। 2021-22 के लिए कर दिया इसे कितना, 1309.52 करोड़। मतलब इस हिसाब से कितना परसेंट बढ़ गया, 15% की जो है वो बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा के जो स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव है, जिनका नाम याद रखिएगा आप लोग, क्या नाम है, राजीव अरोड़ा है। ये क्वेश्चन एचटेट में पूछा जा चुका है तो इंपॉर्टेंट है भाई। 771 नए उपकेंद्र के बुनियादी ढांचे जो है वो बनाए जाएंगे, उसकी मंजूरी मिल चुकी है। और हरियाणा के अंदर जिला अस्पताल है, उसके अंदर विशेष डॉक्टर है, स्त्री रोग विशेषज्ञ है, फिजिशियन है, बाल रोग विशेषज्ञ है, सर्जन है, मनोचिकित्सक है, रेडियोलॉजिस्ट है, इन सभी की नियुक्ति की जाएगी अलग से। और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का नाम अनिल विज है, और भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है उनका नाम डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है। अगला क्वेश्चन, एचटेट पास अब 7 साल तक नहीं, जीवन भर के लिए मान्य रहेगा प्रमाण पत्र। यह फैसला कब से लागू होगा। ये तो बात आप लोगों को शायद पता लग ही गई होगी कि एचटेट अगर एक बार किसी ने पास कर दिया तो पहले 7 साल तक वैलिडिटी थी, अब इसे बढ़ा के जीवन भर तक कर दिया गया है। यह फैसला लागू कब से होगा, ये बात भी सीख लीजिएगा, साल 2011। यानी कि अगर आपने 2011 के में पास हुए हो या 2011 के बाद अगर आपने एचटेट पास कर लिया है तो समझिए अब आप कभी दोबारा एचटेट देने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि 2,61,611 युवा ऐसे हैं जिनको दोबारा हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं करनी होगी। बोर्ड के सचिव का नाम है राजीव प्रसाद। उन्होंने जो है ना आजीवन वैधता संबंधी प्रमाण पत्र जारी कर दिए हैं। इस बात को याद रखना, क्या नाम है, राजीव प्रसाद। इन्होंने ये प्रमाण पत्र जारी किए हैं। भारत में भी सीटेट जो है ना उसको भी आजीवन किया था। किसने किया था, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। हरियाणा का जो विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1969 को हुई थी। चेयरमैन का नाम डॉक्टर जगबीर सिंह है। किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने पशुओं में गर्भ की जांच के लिए टेस्ट किट तैयार की है। अब देखिए क्या होता है इंसानों के अंदर, जैसे मान लेते हैं कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो एक प्रेग्गा न्यूज करके आपने किट देखी होगी, यूरिन बेस होती है, जो कि तकरीबन 3 से 4 5 मिनट 10 मिनट के अंदर जो है ना वो यूरिन के माध्यम से प्रेगनेंसी को चेक कर लेती है। ऐसी घोषणा हालांकि 2020 में हुई थी, लेकिन इसको प्रैक्टिकल किट तैयार कर दी। इस किट का केवल खर्चा 10 रुपए का ही आएगा। सीआईआरबी ने जो है ऐसी किट तैयार की है। जो हिसार का बफेलो या भैंस अनुसंधान केंद्र जो है ना, वहां के वैज्ञानिकों ने एक अनोखी खोज की है। ये पशुओं में गर्भ की जांच के लिए किट तैयार की है। इंसानी प्रेगनेंसी किट की तरह ही काम करने वाली है। 10 रुपए की ये किट होने वाली है ये, ठीक है। और मतलब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर ये चेक ना करें तो इसके लिए पशुओं को पहली तो बात क्या होती है कि कहीं पे लेके जाके जाना पड़ता है डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ही चेक करता है। अगर मान लेते हैं काफी लंबे टाइम से अगर चेक ना किया हो तो फिर वो भी दिक्कत हो सकती है। मान लेते हैं अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, बच्चा मर गया हो, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि गांव में गर्भ जांच लगभग 3 से 4 महीने पे करते हैं। 3-4 महीने बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो ये तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद ही चेक की जा सकेगी, ठीक है ना। और मूत्र से गर्भ जांच किट एक जो है जैव रासायनिक प्रक्रिया पे आधारित है। मूत्र का रंग कुछ रासायनिक पदार्थों में डालने पे और गर्म करने पे बदल जाता है, और इस पे 10 रुपए का खर्चा आएगा, तो ये तो आसान तो काम हो ही जाएगा। सीआईआरबी की बात करते हो आप लोग, तो इसकी स्थापना 1 फरवरी 1985 को हुई थी। इसको एफिलिएशन भी जो है ना इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ही मिला हुआ है।
चलिए जी, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। उससे पहले एक बात और बताता हूं। कल की वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि विश्व पर्यावरण दिवस पे हरियाणा सरकार ने 4 योजनाएं लागू की है। देखो, 4 योजनाओं में से ऑक्सी-1 करनाल था और ऑक्सी-1 पंचकुला भी था। हरियाणा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे मुख्यमंत्री जी ने वो ट्वीट किया था कि 4 योजना है और उसके बारे में ये कहा था, हमने शुरुआत पंचकुला से कर दी है, बाद में हम करनाल में भी जो है ना इसको लॉन्च कर देंगे। और करनाल में जो लॉन्च होगा वो थोड़ा अलग होगा, अलग तरीके से। लेकिन हरियाणा की कुछ ऑफिशियली वेबसाइट पे जो है ना देखा गया कि योजनाएं 3 है, इन दोनों को अब मर्ज करके जो है देखा जा रहा है। तो आप थोड़ा देख लीजिएगा इसके बारे में, अगर ऑप्शंस हो तो पहली प्रायोरिटी आप इन दोनों को मर्ज वाली लगा सकते हैं। ना हो तो आप लोग जो है दोनों को अलग अलग। वो बात अलग है कि करनाल में क्या अलग से ये रंग दिखाएंगे, क्या गुल खिलाएंगे, वो तो मैं आपको बता ही दूंगा टाइम के साथ में। तो प्लीज आप थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा अभी इसके लिए। ऑफिशियली साइट पे आप ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हो। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने इसे 4 जो है ना कह के घोषणा की है कि 4 योजना हमने लॉन्च की है। लेकिन कुछ है कि साइट पे इसे 3, इन दोनों को मर्ज करके घोषणा की है नगर वन योजना के रूप में। तो मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हंसते मुस्कुराते रहना आप लोग। आप मुझे एक सवाल का आंसर दीजिएगा, हरियाणा में किसानों व खेतीहर मजदूरों के लिए कौन सी योजनाएं चला जा रही है? बताइए विस्तार से इस योजना के बारे में, जैसे मैंने बताया था आपको। थैंक यू सो मच। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में।